हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। मैं सेल्फ प्रदीप यादव। हम पढ़ रहे हैं रेशियो, उसी को आगे बढ़ाते आज क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, राहुल और मोहित की वार्षिक आय 17:12 के अनुपात में है और उनके खर्च का अनुपात 5:3 के अनुपात में है। यदि उनमें से प्रत्येक वार्षिक 9,000 रुपए की बचत करता है तो मोहित की वार्षिक आय ज्ञात करिए। तो अब एक बात बताइए, राहुल है और कौन है? मोहित है। और इन दोनों की आय का अनुपात दिया है, तो आय का अनुपात कितना है? इसका 17 है, तो इसका कितना है? 12 है। और इन दोनों के खर्च का अनुपात भी दे रखा है, तो खर्च का अनुपात कितना है? इसका 5 है, तो इसका कितना है? 3 है। और सवाल के अनुसार दोनों की बचत क्या है? बराबर है। तो बचत इसकी कितनी है? 9,000 है, और इसकी भी बचत कितनी है? 9,000 है। तो बचत बराबर है, तो बचत तभी बराबर हो सकती है जब इनकी आय का अंतर और खर्च का अंतर समान होगा। तो बताइए, आय का अंतर कितना है? 5 का है, और यहाँ पर खर्च का अंतर कितना है? 2 का है। तो दोनों बराबर होने चाहिए, तभी बचत बराबर हो पाएगी। तो यहाँ गुणा किससे करिएगा? 2 से, और यहाँ गुणा किससे करिएगा? 5 से। जैसे आप इसमें 2 से गुणा करेंगे तो अनुपात की वैल्यू बढ़ जाती है। तो यहाँ कितना हो जाता है? 34, और यहाँ कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। इसी के अनुसार इसका अनुपात कितना हो जाएगा? 25, और यहाँ कितना हो जाता है? 15 हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पर अनुपात देखिए, इन दोनों का अंतर कितना है? 10 है, और इन दोनों का अंतर क्या है? 10 है। जब अंतर समान हो चुका है तो बस अब कंपेयर कर दीजिएगा। कंपेयर कैसे? तो आप बताइएगा, राहुल जो है यहाँ कितना कमाता है हमारे अनुसार? 34 कमाता है, और उसमें से कितना खर्च कर देता है? 25 खर्च कर देता है। तो राहुल की हमारे अनुसार बचत कितनी है? 9 है, और सवाल के हिसाब से 9,000 है। तो 9 बराबर 9,000, तो एक का मान कितना आएगा? 1,000। अब इस एक की वैल्यू कहां रखनी है? आप उस रेशियो में रखना जहां अंतर समान है। तो अंतर समान इस रेशियो के अनुसार है। रेशियो नहीं बदला है, रेशियो समान ही है, बस उस रेशियो की वैल्यू ज्यादा है। तो अब एक बात बताइए, एक का मान जब 1,000 इस अनुपात में रखेंगे तो अब बताइए 34,000 राहुल की आय आ जाएगी। तो आप बता सकते हैं यहां पर कितनी आ जाएगी? 24,000 किसकी आय आ जाती है? तो ये मोहित की आय है। तो आपसे क्या पूछा है? मोहित की आय ज्ञात करिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 24,000 इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? बड़ा अच्छा सवाल है। देखिएगा, x बराबर 1 होता है और y बराबर 8 होता है तब, तो आपसे कहा है y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है x प्लस 3 के। मगर ये तभी होता है जब x का मान कितना हो? 1 हो, और y का मान कितना हो? 8 हो। तो अब बताइए, जब इसको हम सोल्व करते हैं तो पहले तो इसे हटाते हैं, कांस्टेंट लाएंगे। तो y बराबर कितने के? k1 लिख लीजिएगा यहाँ पर, और x प्लस 3 हो जाता है। तो अब बताइए, x का मान कितना दे रखा है? यहाँ पर 1 दे रखा है, y का मान 8, तो यहाँ 8 रख दीजिएगा, और यहाँ k1 आ जाता है, और यहाँ 1 प्लस 3, तो 8 बराबर क्या आ जाता है? k1, और यहाँ 4 आ जाता है। अब 4 से इसको भाग करिए तो k1 का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाता है। अब सवाल के आगे अनुसार क्या कहा गया है? यदि z बराबर 6 दिया हो और x बराबर 2 दिया हो, तो कहता है x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है किसके? z के। ये दिया है। तो आप एक बात बताइए, दूसरी कंडीशन क्या है? x इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको हो जाता है? z के। मगर ये तभी संभव होता है जब z की वैल्यू कितनी हो? 6 हो, और x की वैल्यू कितनी दे रखी हो? 2 दे रखी हो। तो आप देखिए, इसको हटाते हैं प्रोपोर्शनल को, तो यहाँ कांस्टेंट लाएंगे। तो x बराबर यहाँ पर ले आइए k2 1/z। तभी x की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पर? 2। अब बताइए आगे क्या दिया है? k2 का मान निकालना है, तो z का मान कितना है? 6 है, तो 6 दूनी 12। तो आप कह सकते हैं k2 की वैल्यू कितनी आई है? 12 आई है। अब सवाल के अनुसार क्या पूछा है? तो आपसे पूछा है y और z के बीच संबंध ज्ञात करिए। इसका मतलब किसकी वैल्यू हटाना चाहता है? x की वैल्यू हटाना चाहता है। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे x की वैल्यू निकालेंगे तो अब आपके पास दिया था x बराबर k2 1/z। देखिए, k2 की वैल्यू रख दीजिएगा, कितना था? 12 थी। 12 गुणा 1/z, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? x बराबर 12/z लिख सकते हैं। ये किसकी वैल्यू है? x की। अब इस x की वैल्यू कहां रखेंगे? जो आपके इसके अनुसार दिया था ये, तो इसको इक्वेशन 1 कह दीजिएगा। तो इसमें रख लीजिएगा किसका मान? x का मान। तो अब बताइएगा, y बराबर k1 की वैल्यू कितनी है? 2 है, और जैसे ही अब x का मान रखेंगे तो 12/z और प्लस 3 हो जाता है। अब बाई, अब 2 की गुणा अंदर कर दीजिएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा? 24 हो जाता है, 24/z।
और इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो यहाँ कितना होगा, 6 होगा। 6 को इधर लाइए तो इधर प्लस का इधर जाकर माइनस का हो जाता है, 22 - 6 बराबर 24/z हो जाता है। अब देखिएगा z इधर भाग करता है, इधर जाकर मल्टीप्लाई करेगा तो z 22 - 6 बराबर कितने को हो जाता है, 24। अब बताओ इसमें किसकी वैल्यू दे रखी है, z की और y की, और आपसे उसी के बीच में तो संबंध पूछा था, तो हम कह सकते हैं इसका ही यही आंसर हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा एक निश्चित राशि को a और b के बीच 8:5 के अनुपात में बांटा जाता है, लेकिन गलती से इसे 5:8 के अनुपात से बांट दिया गया, तो a को अपने मूल हिस्से से 300 रुपए कम मिलते हैं, तो वह राशि ज्ञात करिएगा। तो बताइए a और b के बीच में एक धनराशि बांटी जानी थी, किस अनुपात में, 8:5 के अनुपात में बांटी जानी थी, लेकिन गलती से वह अनुपात कितना हो गया, 5:8 हो गया। तो a को पहले कितना मिलना था, 8, तो b को कितना मिलना था, 5, लेकिन उसको किस रेशियो के अनुसार मिला, 5, और इसको कितने के अनुसार मिला, 8। तो अब बताइए 5 और 8 कितना होता है, 13, तो नीचे भी कितना है, 13। तो बांटने वाली धनराशि समान है दोनों जगह, क्योंकि धनराशि तो समान होगी, रेशियो तो चेंज हुआ है। तब एक बात बताओ, जब धनराशि समान है तो बस कुछ नहीं करना, कंपेयर करना है। ए को पहले कितना मिलना था, 8, अब कितने मिलने लगा, 3। देखिए 5 मिलने लगा तो कितना कम मिलता है, 3 कम मिलता है, मगर सवाल के हिसाब से कितना कम मिलता है, 300। तो आप बताइए 3 बराबर 300, तो एक का मान कितना है, 100। तो आपसे क्या पूछा गया है, तो वह राशि ज्ञात करिए, वह धनराशि ज्ञात करिएगा। तो अब एक का मान कितना है, 100, तो हम कह सकते हैं हमारे अनुसार धनराशि कितनी थी, 13 थी, तो 13 की वैल्यू निकाल दी, 13 गुणा 100, तो टोटल धनराशि कितनी होगी, 1300 होगी, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक कंपनी 3 अलग अलग उत्पाद गिलास, प्लेट, कटोरे का निर्माण करती है, तो बताइए प्लेट की संख्या। तो उसने कहा प्लेट की संख्या गिलास की संख्या से दुगनी है, तो गिलास की संख्या से दुगनी है, तो यदि गिलास 1 होगा तो प्लेट कितनी होंगी, 2 होंगी, इन दोनों के बीच का अनुपात आ जाता है। आगे कहता है गिलास की संख्या, गिलास की संख्या जो दे रखी है वो कटोरे से, किससे, कटोरों से दुगनी है, तो यहां 1 होगा तो यहां पर कितना हो जाएगा, 2 हो जाता है, तो इन दोनों के बीच का अनुपात कितना हो जाता है, 2:1 हो जाता है। तो अब एक बात बताइएगा, अनुपात यहां क्या हो जाता है, 2:1, तो इन दोनों में बराबर कौन है, गिलास है, तो गिलास की संख्या बराबर होनी चाहिए, मगर यहाँ पर कितना है, 1 है, और यहाँ कितना है, 2 है, तो इसे भी कितना बना लीजिएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2, और यह क्या हो जाता है, 4। अब तीनों का एक साथ रेशियो लिख लेते हैं, प्लेट, और यहाँ क्या है, गिलास है, और यहाँ पर क्या है, कटोरा है। अनुपात कितना है इसका, तो प्लेट का कितना हो जाता है, 4, गिलास का 2 हो जाता है, और कटोरे का 1 हो जाता है। तो हमारे अनुसार कंपनी में निर्मित प्लेट, गिलास, कटोरे का अनुपात आ चुका है। आगे क्या कहता है, देखिए कंपनी द्वारा निर्मित कुल इकाई कितनी है, 2380, तो हमारे हिसाब से टोटल इकाई कितनी होनी चाहिए, 4 3 7 होती है, तो 7 बराबर कितने के, 2380 के, तो एक का मान कितना आएगा, तो 7 तिया 21 होता है, 7 चौक 28, तो एक की वैल्यू कितनी आ चुकी है, 340 आ चुकी है। तो आपसे पूछा गया है प्लेट और कटोरे की संख्याओं के बीच का अंतर ज्ञात करिएगा। तो बताइए प्लेट, तो प्लेट कितनी है, 4 है, और कटोरे की संख्या के बीच का अंतर पूछा है, तो हमारे रेशियो के अनुसार अंतर कितना है, 3, तो 3 की वैल्यू निकाल दीजिएगा, तो 340 गुणा 3 हो जाता है, तो यहाँ 0 आएगा, 4 तिया 12, और यहाँ कितना हो जाता है, 10 हो जाता है, तो कितना अंतर होगा, 1020 होगा, यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। माना m 16 और 9 के बीच के मध्य अनुपात को व्यक्त करता है, तो आप जानते हैं दो संख्याओं के बीच का मध्य अनुपात कैसे निकाला जाता है। यदि मैं आपसे कहूं a और b का मध्य अनुपात कितना होगा, तो √ab होगा, लेकिन इन्हीं का मैं तृतीय अनुपात निकालूं a और b का, तो तृतीय अनुपात क्या होगा, तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करके पहले वाले से भाग कर देते हैं, तो ये क्या होता है, तृतीय अनुपात होता है, और ये कौन सा अनुपात होता है, मध्य अनुपात होता है। तो आपसे क्या कहता है, 16 और 9 का मध्य अनुपात किसको दर्शाता है, m को दर्शाता है, लेकिन आगे कहता है 9 और 15 का तृतीय अनुपात किसको दर्शाता है, n को दर्शाता है। तो हम m और n की वैल्यू निकाल सकते हैं।
तो बताइएगा मध्य अनुपात क्या होता है, दोनों का स्क्वायर रूट कर दीजिएगा नंबर का, 16 गुणा 9, और यह किसके बराबर होगा, m के बराबर। तो आप जानते हैं 16 नंबर कितना होता है 144, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है 12 का। तो हम कह सकते हैं m का मान कितना आ चुका है 12। लेकिन ये कौन सा अनुपात था, तृतीय अनुपात था। ध्यान रखिए ये कौन सा अनुपात था, तृतीय अनुपात। तो ये क्या होता है, तो लास्ट वाले नंबर का स्क्वायर करते हैं, तो 15 का स्क्वायर करके पहले नंबर से भाग कर देते हैं, तो 9 से भाग करिएगा, तो 15 का स्क्वायर कितना होगा, तो आप कहते हैं 225 होगा, और किससे भाग कर दीजिए 9 से, तो 9 से भाग करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाता है, तो आप बताओ 25 नंबर 225 होता है, तो m की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू कितनी आ चुकी है 25 आ चुकी है, और m की वैल्यू कितनी आ चुकी है 12। मगर m और n की वैल्यू नहीं पूछा है, आपसे पूछा है 5m प्लस 3n की वैल्यू ज्ञात करिएगा। तो m का मान कितना है 12 है, 12 पंजे कितना हो जाता है 60 हो जाता है, और n का मान कितना है 25, 25 या 75 हो जाता है। और जब हम इसे जोड़ते हैं तो यहाँ 5 आएगा और यहाँ 13 आ जाता है, तो इसका मान कितना आएगा 135, और यही सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक परिवार अपनी कुल आय में से 15% बचत करता है और शेष राशि 3 प्रकार के खर्च स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर, भोजन पर 1:2:2 के अनुपात में खर्च करता है। आय शिक्षा पर की गया खर्च के 3 गुने से 300 रुपए कम है, तो बचत और स्वास्थ्य पर किए गए कुल खर्च ज्ञात करिएगा, कुल खर्च का अंतर ज्ञात करिएगा। तो अब एक बात बताइएगा, एक परिवार की आय थी, आय मान लीजिएगा 100 थी। अब 100 में से वह कितना बचत करता है, 15% क्या करता है वह बचत करता है, किसका 100 का। तो 100 का 15% कितना होगा 15 होगा। तो हम कह सकते हैं इसके अनुसार खर्च कितना होगा 85% होगा। 85% किसका 100 का, तो 85 होगा। मगर इसका अनुपात कितना है, तो अनुपात है 1:2:2। तो हमारे अनुसार अनुपात की वैल्यू कितनी है, तो आप कह सकते हैं 5 बराबर 85 के। जब 5 बराबर 85 के तो 1 का मान कितना होगा 17 होगा। जब 1 का मान 17 होगा तो इस अनुपात से वैल्यू निकाल सकते हैं, तो इसका मान कितना होगा 17 होगा, और इसका मान कितना होगा 34 होगा, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 34 होगी। अब एक बात बताइए, ये पता होना चाहिए ये किसका है, स्वास्थ्य का है। अब ये वाला अनुपात किसका था, शिक्षा का था, और लास्ट वाला किसका है, भोजन का है। अब आगे क्या कहा है, वो कहता आय जो है शिक्षा पर किए गए कुल खर्च के 3 गुने से। तो शिक्षा पर कुल खर्च कितना है, शिक्षा पर कुल खर्च कितना है, तो वो कहेंगे 34 है। 34 का 3 गुना करिएगा, इसका कितना गुना 3 गुना, तो 3 गुना कितना होगा 102। तो आपको दिया है आय जो है शिक्षा पर किए गए खर्च के 3 गुने से 300 कम है, कौन आय। तो आप बताइए आय कितनी है, तो आय आपने मानी थी कितनी है 100। तो बताइए यहाँ पर 100 है, मगर इसका 3 गुना कितना है 102, तो इसके अनुसार ये कितना कम है 2 कम है। तो 2 बराबर कितने के 300 के। जब 2 बराबर 300 के, तो आप बताओ 1 का मान कितना हो जाता है, 1 का मान हो जाता है 150 हो जाता है। जब 1 का मान 150 हो जाता है, अब सवाल के अनुसार जो आंसर पूछा है उसके अनुसार वैल्यू मारेंगे। अब उसने कहा बचत, तो बताइए बचत कितनी थी 15 थी, तो ये क्या है बचत है, तो बचत 15 थी, तो 15 की वैल्यू निकालिए। तो 1 का मान कितना है 150, तो 15 की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, तो इसका मान कितना आता है 2250 आता है। और स्वास्थ्य पर किया गया खर्च, तो स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कितना था 17 था। तो आपसे क्या पूछता है स्वास्थ्य पर खर्च, तो स्वास्थ्य पर खर्च कितना था 17 था। 1 का मान कितना है, तो आप कहेंगे 150 है, तो 1 का मान 150 है, तो हम 17 की वैल्यू निकाल लेंगे 0, और 15 सत्ते 105 होता है, और 15 गुना 15, और 15 गुना 15, 15 में हम कितना जोड़ते हैं 10, तो 25 हो जाता है। तो स्वास्थ्य पर किया गया खर्च कितना है,
तो आप कह सकते हैं 2550 है, और वहां पर कितना है 2250 है। आप ऐसे भी ना निकालना चाहते तो ना निकालते, क्योंकि बस सिर्फ क्या करिए 15 में से कितना 17 में से कितना घटाइए 15, तो 2 आएगा, और एक का मान कितना है 150। तो आप कह सकते हैं, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा, तो इन दोनों का अंतर जो आएगा वो कितना आएगा 300 आएगा। तो आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपसे अंतर किसका पूछा है बचत और स्वास्थ्य पर। तो स्वास्थ्य कितना है 17 और बचत कितना है 15, तो दोनों का अंतर 2 है, एक का मान कितना है 150 है। तो आप कह सकते हैं डायरेक्ट वैल्यू कितनी आ जाती है 300, इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपसे पूछा है 3 प्लस √5 और 15 माइनस के √125 का मध्यानुपात निकालिए। तो हम थोड़ा सा इस वाले पार्ट को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, तो यहां देखिएगा, यहाँ क्या लिखा है 15 है, इसको स्क्वायर रूट को सोल्व करेंगे तो हम क्या कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 गुणा 5। अब 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, तो यहाँ पर बाहर 5 आ जाता है, अंदर क्या रह जाता है 5 रह जाता है। अब इन दोनों में से 5 कॉमन करिएगा, तो यहाँ 5 कॉमन होगा तो यहाँ 3 आ जाएगा, माइनस के √5 हो जाता है। तो हमारे अनुसार इसको जब हमने सोल्व किया तो ये आया, और पहला वाला पार्ट कितना था 3 प्लस √5 है। अब दोनों का क्या पूछा है मध्यानुपात पूछा है, तो आप जानते हैं मध्यानुपात क्या होता है, जैसे आपसे कहें ए और बी का मध्यानुपात निकालिए, तो इसका क्या हो जाता है √AB हो जाता है। तो इसी प्रकार से इसका मान ए है और इसका मान क्या है बी है, और दोनों का क्या पूछा है मध्यानुपात पूछा है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। तो एक देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाता है 3 प्लस √5, और यहाँ कितना था 5 था, और 3 माइनस के √5, तो ये क्या बन जाता है a प्लस बी, और a माइनस बी का फॉर्मूला बन जाता है। आप जानते हैं a प्लस बी और a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर हो जाता है। तो अब देखिए डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं इसके अंदर, तो a क्या है 3 है, तो 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है 9 हो जाता है, और b क्या है √5 है, तो √5 देखिएगा रूट हट जाता है स्क्वायर से, तो यहाँ क्या आएगा 5 आएगा, और वैल्यू कितनी थी 5 थी। अब बताओ इसको क्या लिख सकते हैं 4 गुणा 5। अब 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2 होता है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2√5, इसका सही आंसर हो जाता है। यही आपसे पूछा गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए 3 कक्षाओं में छात्रों की संख्या 3:7:8 के अनुपात में है। यदि प्रत्येक कक्षा में 6 छात्रों को शामिल कर लिया जाता है तो अनुपात 11:23:26 हो जाता है। तो आगे पूछा है वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में छात्रों की कुल संख्या ज्ञात करिएगा। तो 3 कक्षाएं थी, 3 क्लास थी, और तीनों क्लास में छात्रों का अनुपात कितना था 3:7:8 था। वो कहता है प्रत्येक में 6 की वृद्धि कर दी जाती है। इसमें भी कितना बढ़ा दिया जाता है 6 बढ़ा दिया जाता है, और इसमें भी 6 बढ़ा दिया जाता है, और इसमें भी 6 बढ़ा दिया जाता है। तो आप जानते हैं संख्याओं को समान रूप से बढ़ाया जाए या समान रूप से घटाया जाए तो उनका बीच का अंतर समान रहता है। तो अब बताइए जैसे ही इनको 6 बढ़ाया जाता है हर क्लास में बच्चों को, तो यह अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 11:23:26 हो जाता है। और आप जानते हैं जब संख्याओं को समान रूप से बढ़ाया जाएगा तो बीच का अंतर समान होना चाहिए, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना अनुपात का 4 का, इनके बीच का अंतर है 1 का, मगर यहाँ अनुपात का अंतर कितने का है, तो आप बताइए यहाँ पर कितने का आएगा 12 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, तो आप कह सकते हैं 3 का है। तो यहाँ 12 का है तो यहाँ भी 12 का होना चाहिए, तो इस पूरे अनुपात को किससे गुणा कर दीजिएगा 3 से गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे ही 3 से गुणा करोगे तो यह अनुपात बदल कर कितना हो जाता है 3×3=9। अनुपात नहीं बदलेगा, अनुपात की वैल्यू बढ़ जाती है 3×3=9, और 7×21 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है 8×24 हो जाता है। अब देखिएगा इन अनुपात का अंतर और नीचे जो अनुपात लिखा है उनका अंतर समान होगा, तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है देखिए 12 का है, इन दोनों के बीच अंतर है 3 का। जब अंतर समान होगा है तो कंपेयर करिएगा। तो आप बताइए इस क्लास में पहले बच्चे कितने 9 और 9 से कितने हो जाते हैं 11 हो जाते हैं, तो हमारे अनुसार कितने बढ़े 2। तो हमारे अनुसार जब 2 बढ़े हैं तो सवाल में कितने बढ़े हैं 6, तो 2 बराबर 6 के, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 3। जब 1 का मान 3 हो जाता है, कितना हो जाता है 3 हो जाता है, तो आपसे क्या पूछा है, तो वृद्धि से पहले तीनों कक्षाओं में कुल छात्रों की संख्या ज्ञात करिए। तो अब टोटल जोड़ लीजिएगा, तो यहाँ कितना है 9 है, और 9 और 21 कितना होता है 30, और 30 में हम जब 24 जोड़ते हैं तो तीनों कक्षाओं में टोटल बच्चे कितने हैं 54 है। 1 का मान कितना है
3 है तो 54 की वैल्यू निकाल सकते हैं। आप कहेंगे 54 गुणा 3 हो जाता है, तो 4 तिया 12 हो जाता है, 5 से 15 और 1 16 हो जाता है। तो टोटल संख्या कितनी होगी? 162, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 120 रुपए की राशि को पी क्यू आर के बीच इस प्रकार बांटा जाता है कि पी को क्यू से 9 रुपए अधिक मिले और क्यू को आर से 6 रुपए अधिक मिलते हैं। तो पी क्यू आर के हिस्से का क्रम से अनुपात बताइएगा। तो अब एक बात बताइएगा, 8 से ज्यादा किसे मिले? क्यू को। और क्यू से ज्यादा किसे मिले? पी को। तो हम इसे मान लेते हैं इसको कितना x रुपए मिले, और आर से कितना ज्यादा है? क्यू 6 रुपए ज्यादा है, तो ये कितना होना चाहिए? x प्लस 6। और इससे ये कितना ज्यादा है? 9 रुपए ज्यादा है, तो ये कितना होना चाहिए? x प्लस 15 होना चाहिए। तो तीनों का योग हमारे अनुसार कितना है? तो 3x और प्लस 21, मगर सवाल में कितना है? 120 है, तो इसको हम इधर ले जाते हैं। तो 3x बराबर कितना आएगा? 99 आएगा। तो बताइए x का मान कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। जब x का मान 33 आ चुका है तो r का मान कितना होगा? 33 होगा। तो ये कितना ज्यादा है? 6 ज्यादा है, तो इसका मान कितना होगा? 39 होगा। और ये कितना ज्यादा है? 15। तो जैसे 15 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है? 48 हो जाता है। तो ये सारी संख्या किससे कटती है? 3 से कटती है। जब अनुपात कॉमन वैल्यू से कटता है तो उसको डिवाइड कर लेना चाहिए। तो यहाँ कितना हो जाता है? 11, यहाँ कितना हो जाता है? 13, और यहाँ कितना हो जाता है? 16। तो इन तीनों के बीच का अनुपात कितना होगा? 16:13:11 हो जाता है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से वितरित की गई तो प्रत्येक बच्चे को 80 रुपए प्राप्त हुए। इसका मतलब कितने बच्चों में? जब कोई धनराशि 50 बच्चों में समान रूप से बांटी गई तो प्रत्येक बच्चे पर कितने प्राप्त हुए? 80 प्राप्त हुए। तो इसका मतलब एक बच्चे को कितने रुपए प्राप्त होते हैं? 80। और कितने बच्चों में बांटी गई? 50 बच्चों में बांटी गई धनराशि। यदि समान राशि को बच्चों के दूसरे समूह में समान रूप से इस प्रकार वितरित किया जाता है कि प्रत्येक बच्चे को 50 रुपए प्राप्त हो, तो दूसरे समूह में बच्चों की संख्या ज्ञात करिएगा। तो बड़ा अच्छा सवाल है, हल्का सा सवाल है। तो एक बात बताइएगा, पहले समूह में कितने बच्चे थे? 50 बच्चे थे, और हर बच्चे को कितना? 80 रुपए मिले। तो हम ये कह सकते हैं ये टोटल धनराशि है जो बांटी गई थी। अब वो कहता है उसी के समान धनराशि को दूसरे समूह में बांटना है। इसका मतलब इसी के समान धनराशि को, तो अब बताइए दूसरे समूह में बांटना है, मगर वहां पर हर बच्चे को कितने मिले? 50 रुपए मिले। तो कितने बच्चे होने चाहिए? तो हम मान लें x। इसी के समान धनराशि को 50 रुपए के हिसाब से कितने बच्चों में बांटा जा सकता है, यही तो पूछ रहा है। बस इसको नीचे ले आइए। तो अब जैसे नीचे लाएंगे या 50 से 50 कट जाता है, तो हम कह सकते हैं तो दूसरे समूह में कितने बच्चे होने चाहिए? 80 बच्चे होने चाहिए, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा 14,136 रुपए की राशि को ए बी सी के बीच इस प्रकार बांटिए कि ए के हिस्से का हिस्से का दुगना, बी के हिस्से का 3 गुना और सी के हिस्से का 5 गुना सभी बराबर है। तो अब एक बात बताइए, 14,136 रुपए को 3 हिस्सों में बांटना है। ए में बांटना है, बी में बांटना है और सी में बांटना है। उसने कहा जो ए का हिस्सा है उसका दुगना, और जो बी का हिस्सा है उसका 3 गुना, और जो सी का हिस्सा है उसका 5 गुना आपस में क्या है? बराबर है। जब ये आपस में बराबर है तो किसी ना किसी के तो बराबर होंगे। तो हम इनका एलसीएम ले लीजिए, 2 और 3 और 5 का। तो आप कह सकते हैं इनका एलसीएम कितना होगा? 30 होगा। तो हम ये मान लें ये सब किसके बराबर है? 30 के बराबर है। तो 30 होने के लिए इस ए का मान कितना होना चाहिए? 15। तो बी का मान कितना होना चाहिए? 10 होना चाहिए, और इसका मान कितना होना चाहिए? 6। तो ये किसका अनुपात है? ए अनुपात बी अनुपात सी। अब बताइए हमारे अनुसार टोटल धनराशि कितनी है? तो 15 और 10 25, और 25 और 6 31। तो हमारे अनुसार टोटल जो धन है वो कितना है? 31 है। और सवाल में कितना है? 14,136। तो हम इसको भाग कर लेते हैं। 14,136 को किससे भाग करते हैं हम? 31 से भाग करते हैं। तो हम कितनी बार भाग कर सकते हैं इसको? देखिएगा, तो अब बताइएगा 4 बार चला जाएगा, 5 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 4 बार जाएगा। 4 ही गाना 4, 4 तिया 12 होता है। तो यहाँ कितना बचा? 7 बचा। और यहाँ कितना बचा? 1 बचा है। तो अब यहाँ कितना आ जाता है? 3 हो जाता है। तो अब बताओ कितनी बार जा सकता है? 6 बार, ज्यादा नहीं 5 बार जाएगा।
तो 5 बार जाएगा, 5 ही का ना 5 होता है, 5 तिया 15 होता है। तो यहाँ से कितना बचेगा, 8 बचेगा, और यहाँ से जो वैल्यू बचती है 1 बचती है, और यहाँ 6, तो कितनी बार जाएगा, 6 बार। तो हम ये कह सकते हैं इससे जब इसको हम डिवाइड करते हैं तो प्रॉपर कितनी बार कट जाता है, 1 का मान 456 हो जाता है। कितना हो जाता है, 456 हो जाता है। तो 1 की वैल्यू कितने के बराबर, 456 के। तो आपसे पूछा है सी का हिस्सा ज्ञात करिए, तो सी का अनुपात कितना था, 6 था। तो 6 से इधर गुणा करिएगा और 6 से इधर गुणा कर दीजिएगा। तो जैसे गुणा करेंगे 6 चंग 36 होता है, 6 पंजे 30 और 30 3 33 हो जाता है। अब बताइए 6 चौक 24 और 24 में हम कितना जोड़ दें, 4, देखिए 24 होता है, 3 जोड़ें तो कितना होगा, 27 हो जाता है। तो ये आंसर कितना होगा, 2736 हो जाता है। किसका हिस्सा हो जाता है, सी का, और यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 43,120 को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का 4/7 है। ये क्वेश्चन हर बार मिलेगा। तो बताइएगा 43,120 को 3 हिस्सों में बांटा जाता है। कितने हिस्सों में, 3 हिस्सों में। पहले को पी के, फिर क्यू के, और फिर आर के हिस्से में बांटा जाता है। उसने कहा पी को जो हिस्सा मिलेगा वो हिस्सा क्यू और आर के हिस्से का 4/7 है। इसका मतलब इसके हिस्से का 4/7 ये है, तो इसे कितना मान लीजिएगा, 7। तो इस 7 का 4/7 हिस्सा निकालते हैं तो 7 से 7 कट जाता है, तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए। आगे कहता है, देखिएगा क्यू को जो हिस्सा मिलता है, किसको, क्यू को हिस्सा जो मिलता है वह हिस्सा किसका, पी और आर के हिस्से का 2/5 है। तो ये 5 है, तो 5 का 2/5 निकालेंगे तो यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा। तो यह अनुपात किसका होगा, दोनों का अनुपात हो जाता है। तो इसमें तीनों की वैल्यू क्या आई है, पी की भी आई है, क्यू की भी आई है, और आर की भी आई है। तो हमारे अनुपात के अनुसार इन तीनों का मान कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। लेकिन यहां पर भी तीनों की वैल्यू आई है, पी की भी आई है, क्यू की भी आई है, और यहाँ पर आर की भी आई है। मतलब इस अनुपात के हिसाब से कितनी है, 7 है। मतलब हम ये जानते हैं पी क्यू आर का मान ऊपर जितना होना चाहिए उतना ही नीचे होना चाहिए पी क्यू आर का मान। तो आप इसे बराबर कर लेंगे, तो यहाँ गुणा किससे करिएगा, 11 से, और यहाँ किससे गुणा करिए, 7 से। इसका मतलब इसमें गुणा करने का मतलब इनके अनुपात में गुणा करना है। तो जैसे ही इसमें 7 से गुणा करी तो इसके अनुपात में भी 7 से गुणा करिए, और यहाँ गुणा किससे करिए, 11 से, तो इसके अनुपात में भी 11 से गुणा करिए। तो अब बताइए यहाँ पर क्या हो जाता है, देखिए 7 चौक 28, कितना हो जाता है, 28 हो जाता है। और यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 सत्ते 49 हो जाती है। इसी अनुसार यहाँ कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 55 हो जाता है। अब दोनों का हिस्सा, इनका भी 77 है, इनका भी 77 है। तो अब एक बात बताओ, पी क्यू और आर का तीनों का हिस्सा कितना है, 77 है, जिसमें से पी का हिस्सा कितना है, पी का हिस्सा 28 है, और क्यू का हिस्सा कितना है, 22 है, इसका हिस्सा कितना है, 22 है। तो अब बताइए यहाँ पर 28 है, यहाँ 22 है, 28 और 22 कितना होता है, 50 होता है। तो 50 तो इसका हो गया, तो देखिए इसका कितना होना चाहिए, 27 होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, क्योंकि तीनों का मान किसके बराबर होना चाहिए, 77 के बराबर होना चाहिए। बस हो जाता है सवाल में। तो हमारे अनुसार तीनों की वैल्यू कितनी है, 77 है, बस इसमें कितनी दे रही है, 43,120। तो हम बताइएगा इसको भाग कर सकते हैं, 77 से किसको भाग करिएगा, 43,120 को भाग करिएगा, तो कितनी बार जाएगा, तो आप बताइए 6 बार ज्यादा हो जाएगा। तो आप कह सकते हैं 5 बार भाग करिएगा, 5 सत्ते 35 होता है। अब 5 सत्ते 35 और 35 3 कितना होता है, 38 हो जाता है। यहाँ कितना बचता है, 6। अब यहाँ कितना बचेगा, 4, और यहाँ अगला नंबर 4 लेते हैं, यहाँ कितना आ जाता है, 2 हो जाता है। तो कितनी बार चला जाएगा, 6 बार। 6 सत्ते 42 होता है, 6 सत्ते 42 और 4 46 हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे अनुसार 77 था, और सवाल में कितना था, 43,120 था। तो आप देखिएगा इससे हम इसको डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, तो आप कह सकते हैं 560 आएगा। एक का मान कितना आएगा, 560 आ जाता है। एक की वैल्यू कितनी आ जाती है, 560 आ जाती है। तो आपसे क्या पूछा, आर का हिस्सा बताइए। तो आर का हिस्सा कितना था, 27 था, क्योंकि एक का मान कितना है, 560 है। तो आर का हिस्सा बताइए कितना है, 27 है।
तो 27 गुणा कितना हो जाता है, 560 हो जाता है। अब इसकी भी गुणा कर लेते हैं हम, 560 और गुणा 27, तो यहाँ 0, 6 सत्ते 42 होता है, 5 सत्ते 35, 35 और 4 कितना होता है, 39 हो जाता है। यहाँ 0 आएगा, यहाँ 12 हो जाता है, 10 और 1 11 हो जाता है, 0 2 और यहाँ कितना है 11, 4 और 1 5 हो जाता है, यहाँ कितना आ जाता है, 1 आ जाता है। तो हम कह सकते हैं 15,120 आ जाता है। 15,120 किसका हिस्सा आ जाता है, क्यू का हिस्सा। किसका हिस्सा, आर का हिस्सा। आपसे किसका हिस्सा पूछा था, आर का हिस्सा। तो आर का हिस्सा कितना आ जाएगा, 15,120, और यही इसका सवाल का सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए ये भी क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। दो लड़कियों की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, 2 वर्ष बाद 7:9 हो गया। तो देखिएगा दो लड़कियां थी, उनकी वर्तमान आयु का अनुपात कितना है, 3:4 है, लेकिन कितने साल बाद, 2 साल बाद इनका अनुपात कितना हो जाता है, 7:9 हो जाता है। तो 2 साल बाद वही लड़कियां थी। जब लड़कियां समान है तो बीच का अंतर समान होना चाहिए। तो बीच का अंतर यहाँ कितने का है, 1 का है, और यहाँ कितने का है, 2 का है। तो इसे भी 2 से गुणा कर लेते हैं। जब 2 से गुणा करते हैं तो 3 दूनी 6 हो जाता है, 4 दूनी 8 हो जाता है, और यहाँ कितना 7:9 हो जाता है। अंतर यहाँ भी 2 का हो चुका है, यहाँ भी 2 का हो चुका है। जब अंतर समान हो चुका है तो बस कंपेयर करिएगा। तो यहाँ पहली लड़की की आयु कितनी थी, 6 थी, और 6 से कितनी हो जाती है, 7 हो जाती है। तो 6 से 7 हुई है, तो 1 का मान हमारे हिसाब से 1 है, बढ़ी है, और सवाल के अनुसार कितने साल बढ़ी है, 2 साल बढ़ी है। तो 1 का मान कितना है, 2 वर्ष है। तो इस समय वर्तमान आयु कितनी थी इनकी, 12 साल पहली लड़की की, और दूसरी लड़की की कितनी होगी, 16 साल। कितने साल, 16 साल। अब आपको ऑप्शन के अनुसार आंसर मारना है इसमें। वो कहता है 10 साल बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा या नहीं होगा। तो अब बताइए वर्तमान आयु कितनी है इसकी, 12 वर्ष पहली लड़की की, और दूसरी लड़की कितनी है, 16 वर्ष है। तो उसने कहा 10 साल बाद अनुपात ये होना चाहिए। तो 10 साल बाद इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाता है, 22 वर्ष। और जब इसमें 10 साल जोड़ेंगे तो यहाँ कितना होता है, 26 वर्ष हो जाता है। और दोनों का अनुपात निकालते हैं तो अनुपात कितना होता है, 11:13 हो जाता है। मगर हमारे हिसाब से 11:13 है, और सवाल में कहता है 6:7 होता है। तो ये 6:7 अनुपात नहीं बन सकता है। तो हम कह सकते हैं ये वाला पहला वाला आंसर नहीं हो सकता है। लेकिन उसने कहा 12 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 6:7 होगा। तो 12 वर्ष बाद देखते हैं, तो इस समय कितनी है, 12 वर्ष से पहले की आयु, और दूसरी कितनी है, 16 वर्ष है। तो 12 वर्ष बाद बताइए, इसमें जब 12 वर्ष जोड़ेंगे तो कितनी आयु हो जाएगी, 24 वर्ष। और इसमें भी जब 12 वर्ष जोड़ेंगे तो यहाँ कितनी हो जाएगी, 28 वर्ष। और दोनों का अनुपात बनाते हैं तो हम जानते हैं, देखिए काट सकते हैं। चार देखिए किससे काट लिए, 4 से 4 छंग 24 होता है, और 4 सत्ते 28। तो अनुपात कितना बन जाता है, 6:7 हो जाता है। क्या 12 साल बाद अनुपात 6:7 था, नहीं था। तो हम कह सकते हैं इसमें केवल कौन सा कथन सही है, किस स्टेटमेंट सही है, दूसरा। तो आप बताइए इसमें दूसरा स्टेटमेंट किसमें सही है, डी में सही है। तो यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा पी और क्यू की आय का अनुपात 1:2 है, और क्यू और आर की आय का अनुपात 3:2 है। तो बताइएगा पी और क्यू की आय का अनुपात कितना है, 1:2 है। आगे किसका है, क्यू और आर का अनुपात कितना दिया है, 3:2 दिया है। तो इसमें दोनों में बराबर कौन है, क्यू बराबर है। तो यहाँ क्यू का रेशियो कितना है, 3 है, यहाँ क्यू का रेशियो 2 है। तो इसे किससे गुणा कर दीजिएगा, 3 से, और इसको गुणा किससे कर दीजिएगा, 2 से। तो क्यू की वैल्यू बराबर हो जाती है। तो अब बताओ यहाँ पर क्या होगा, 3 और 6, और यहाँ पर कितना हो जाता है, 6 और 4। अब इनका देखिए कंबाइंड रेशियो निकालते हैं, पी क्यू और आर का कंबाइंड रेशियो, इसका रेशियो कितना होगा, 3, इसका 6 और इसका 4। ये किसका अनुपात आ चुका है, तीनों का अनुपात आ चुका है, पी क्यू और आर का। आगे क्या कहता है, उसने कहा यदि पी की आय का 1/3, तो पी की आय का कितना, 1/3। तो पी की आय कौन सी है, यहाँ पर 3 है। तो 3 का 1/3, तो मेरे हिसाब से कितना होगा, 1 होना चाहिए। पी की आय का 1/3 भाग, और पी की आय का आधे भाग से कितना, 4400 कम है। तो पी की आय का आधा भाग, तो पी की आय कितनी है, 3, तो आधा भाग कितना होगा इसका, 1.5 होगा। तो बताइए 1.5 से ये कितना कम है हमारे अनुसार, 0.5 कम है। और सवाल में कितना कम है,
कितना कम है, 4400 कम है। पॉइंट हटाएंगे, या इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिएगा इसको 1/2 लिख सकते हैं। 1/2 बराबर कितने के, 4400 के। तो 2 इधर भाग करता है, इधर गुणा करेगा, तो एक का मान कितने के बराबर होगा, 8800 के बराबर होगा, नहीं होगा। एक की वैल्यू कितनी है, 8800। जब एक की वैल्यू 8800 है तो क्यू का मान पूछा है, तो क्यू का मान निकालेंगे, तो क्यू का मान कितना है यहाँ पर, 6 है। तो 6 की वैल्यू निकाल दीजिएगा। 6 से गुणा इधर करेंगे, 8800 में भी किससे गुणा कर देंगे, 6 से। तो यहाँ क्या आएगा, 0 0, 8 छंग 48 होता है, 8 छंग 48 और 4 52 हो जाता है। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, 52,800। यही आपका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बड़ा अच्छा सवाल है, ध्यान पूर्वक करिए, गलती होने के चांस सबसे ज्यादा रहेंगे। आयुष और अभिषेक का वजन 8:5 के अनुपात में है। अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। तो बताइए, आयुष है, आयुष के साथ कौन है, अभिषेक है। अब इनके वजन का अनुपात कितना है, 8:5 है। तो हम इनके, देखिए इनके वजन को फिक्स कर लेते हैं। फिक्स का मतलब है, इसको हम मान ले 8x और इसको हम मान लेते हैं 5x। आगे क्या कहता है, देखिएगा, अभिषेक का वजन 40% बढ़ जाता है। तो अभिषेक का वजन जितना था उसका कितना बढ़ जाता है, 40% बढ़ जाता है। तो 5 का 40% कितना होता है, 2। तो 2 बढ़ेगा तो कितना हो जाता है, 7x हो जाता है। इसका मतलब इस समय अभिषेक का वजन कितना है, 7x है। अब कहता है आयुष और अभिषेक का दोनों का कुल वजन कितना बढ़ जाता है, 60%। तो हम कहते हैं दोनों का इस समय वजन कितना है, 13x है। और 13x का कितने परसेंट बढ़ा है, 60% बढ़ा है। तो आप जानते हैं 13 का 60% कितना होता है, 7.8। तो 7.8 इसमें बढ़ाएंगे तो यहाँ कितना हो जाता है, 20.8x हो जाता है। इसका मतलब इस समय दोनों का वजन कितना है, 20.8x, और जिसमें अभिषेक का वजन कितना है, 7x है। अब बताइए, अब इसमें से मैं इसे घटा दूं, क्योंकि ये दोनों का था, इसमें से ये घटा देता हूं तो किसका वजन आ जाता है, आयुष का वजन आ जाता है। तो बताओ यहां पर कितना आने चाहिए, तो आप कहेंगे 13.8 आना चाहिए, यही तो आएगा। तो 13.8 इस समय आयुष का वजन है, पहले कितना था, तो आप कहेंगे 8x था। तो 8x से कितना हो जाता है, 13.8 हो जाता है। तो बढ़ा कितना, तो हम कहेंगे 5.8x बढ़ा है। बढ़ा हुआ पूछे तो इसका मान निकाल दीजिएगा। अब एक बात बताओ, सवाल में कहा कुल वजन 104 किलोग्राम हो जाता है, तो हमारे हिसाब से कुल वजन कितना है, 20.8x बराबर कितने के, 104 के। तो देखिएगा पॉइंट हटाएंगे, इधर 0 आ जाएगा। इससे हम इसको भाग करते हैं, 2 बार जाएगा, और 2 से हम इसको, देखिए 0 था तो 10 बचेगा, तो इससे को उससे भाग करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ 5 आएगा। तो x का मान कितने के बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। डिवाइड कर लेना कैसे भी आप। x का मान कितना आया है, 5 आया है। जब x का मान 5 आया है, आपसे क्या पूछा है, वृद्धि के बाद आयुष का वजन कितना होगा। तो आयुष का वजन वृद्धि के बाद ये था, तो आप बताइए आयुष का वजन निकाल दीजिएगा। तो 13.8 गुणा 5 है। तो आप बताइए 8 पंजे 40 होता है, 4 आ जाता है, और 13 पंजे 65, और 65 में हम 4 जोड़ते हैं तो यहाँ कितना आ जाता है। इसका मतलब आयुष का वृद्धि के बाद वजन कितना होना चाहिए, 69 किलोग्राम होना चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। सावधानी पूर्वक करेंगे तो कुछ सवाल में कुछ है नहीं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा चार संख्या 1:2:3:5 के अनुपात में है, उनके योग का दुगना। तब बताइए हमारे अनुसार संख्या कितने अनुपात में थी, 1:2:3:5 के अनुपात में थी। इन देखिएगा 1:2:3:5 के अनुपात में थी, उनके योग का दुगना। तो अब एक बात बताओ, हम मान ले इसको, 5 3 8, 8 2 10, 10 और 1 11 होता है। तो अब एक बात बताइए, 11 का हमारे अनुसार कितना योग है, 11 है। 11 का दुगना किसके बराबर है, 44 के बराबर है। अब बताइए इसको इससे भाग करते हैं तो 1 का मान कितना आता है, 2 आता है। जब 1 का मान 2 आ चुका है तो पहली वाली संख्या क्या होनी चाहिए, 1 का मान 2, तो ये रियल में संख्या क्या होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। और ये रियल में कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए। और ये रियल में कितनी होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए। और ये रियल में कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए। मगर आपसे क्या पूछा है, प्रत्येक संख्या के घन में से 3 घटाने पर प्राप्त संख्या का अनुपात बताइए। तो पहले संख्या का घन करिए,
और घन जो आए उसमें से 3 घटाइए, तो इसका घन कितना होगा 8 होगा, इसका घन कितना होगा 64 होगा, इसका घन कितना हो 8 होगा, इसका घन कितना होगा 64 होगा, और 6 का घन कितना होता है 216 होता है। इसी प्रकार से 10 का घन कितना होगा 1000 होगा। घन में से कितना घटाना है 3 घटाना है, और घटाने के बाद जो है उसे अनुपात बनाना है। तो इसमें से 3 घटाइए, इसमें से भी 3 घटाइए, इसमें से भी 3 घटाइए, और इसमें से भी 3 घटाइए, तो यहाँ कितना आएगा 5, और यहाँ पर जो आ जाता है वो 61 आ जाता है, और यहाँ कितना आता है 213 आएगा, और यहाँ पर जो वैल्यू आएगी 997 आएगी। और यही आपसे अनुपात पूछा है, तो 5:61:213:997, और यही आपका आंसर हो जाता है। तो कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, डी आंसर इसका सही हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा बी, सी और डी और ई का वेतन क्रमशः 2:3:4:5 के अनुपात में है। उनके वेतन में क्रमशः 20%, 30%, 40% और 50% की वृद्धि की गई। यदि डी का वेतन 560 है तो बी, सी, डी और ई के मूल वेतन का योग ज्ञात करिएगा। तब एक बात बताओ, ए सी सॉरी क्या था, बी था, सी था, डी था, ई का ठीक है, वेतन अनुपात दिया तो 2 है अनुपात में, ये 3 होगा, ये 4 होगा, ये कितना होगा 5 होगा। आप इसको फिक्स कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, मान ले कुछ भी वैल्यू, या एक्स मान लीजिएगा, ये मान लो 20 है, या 2 इसको 20 माना तो इसमें भी गुणा किससे कर दीजिएगा 10 से, क्योंकि अनुपात में समान नंबर से मल्टीप्लाई होती तो अनुपात का मान नहीं बदलता है। तो देखिए यहाँ भी 10 से गुणा करिए, यहाँ भी 10 से, तो यहाँ भी 10 से, तो ये 40 हो जाता है, ये 50 होता है। अनुपात वही होगा जो पहले था, बस उस अनुपात की वैल्यू बढ़ चुकी है। उसने कहा इसका कितने परसेंट बढ़ाया जाता है 20% बढ़ाया जाता है पहले वाले का। इसका मैं 20% बढ़ाऊंगा तो 20 का 20% कितना होता है 4, तो 4 बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा 24। इसी प्रकार से इसका कितना बढ़ाया जाता है 30%, तो आप जानते हैं 30 का 30% बढ़ता है तो कितना बढ़ेगा 9, तो 9 जैसे ही बढ़ेगा तो कितना हो जाता है ये 39 हो जाता है। मगर तीसरे का कितना बढ़ाया जाता है 40%, तो आप जानते हैं 40 का 40% कितना होता है 16 बढ़ता है, तो डी का मान कितना हो जाता है 56 हो जाता है। इसी प्रकार से ई है, ई का कितना वेतन बढ़ता है 50%, और 50% बढ़ेगा तो इसका 25 बढ़ेगा, और 25 बढ़ेगा तो कितना हो जाता है 75 हो जाता है। अब बताओ मेरे अनुसार डी का मान कितना है 56 है, वो कहता है बढ़ने के बाद डी का मान कितना हो जाता है 560 हो जाता है। तो अब बताइए डी की वैल्यू मेरे अनुसार कितनी है, डी का मान मेरे अनुसार कितना है 56 है, मगर सवाल में कितना दे रखा है 560। तो अब बताओ एक का मान कितना आ चुका है, एक का मान 10 आ चुका है। जब एक की वैल्यू 10 आ चुकी है तो आप किसी का मान निकाल सकते हैं। तो आपसे क्या पूछा है, बी, सी, डी, ई के मूल वेतन का योग बताइएगा। तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो आप मूल वेतन में इसका अनुपात ना निकालना, अनुपात का मान ना जोड़ लेना। आपने अनुपात को मानकर सोल्व नहीं किया, आपने इस वैल्यू को मानकर सोल्व किया है। तो इसका मान निकालना है 50 और 50 100 और 140। इसका मतलब हमारे अनुसार कितना मूल वेतन था 140, और एक का मान कितना है 10 है। जब एक का मान 10 आ चुका है तो 140 का मान भी निकल जाता है। तो इन सभी का मूल वेतन जो होगा वो कितना होगा 1400 होगा, और यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक पेड़ पर कुछ तोते और कुछ कबूतर क्रमशः 7:9 के अनुपात में है। तो एक पेड़ है, एक पेड़ पर क्या बैठे हैं, कुछ तो तोते और कुछ क्या है कबूतर है, और उनका अनुपात कितना है 7:9 है। अब उसने कहा 1 घंटे बाद 8 तोते उड़ जाते हैं। इसका मतलब जितने भी तोते थे वहां पर उनमें से कितने उड़ जाते हैं 8 उड़ जाते हैं। तो इसको फिक्स कर लीजिएगा, 7x मान लीजिएगा, इसे 9x मान लीजिएगा। अनुपात वही है, बस अनुपात को हमने मान लिया है, ये 7x है, ये 9x। तो तोतों की संख्या कितनी है 7x, तो कबूतर की संख्या कितनी है 9x है। अब तोते कितने उड़ जाते हैं 8, तो 7x में से कितना माइनस कर दीजिएगा 8 माइनस कर दीजिएगा, और 6 कबूतर और 10 गोरैया आकर बैठ जाती हैं। तो हमारे पास तो कबूतर हैं, तो कबूतर कितने थे पहले 9x थे, तो 9x में कितने बढ़ जाते हैं 6 बढ़ जाते हैं। तो कहता है पेड़ पर तोते और कबूतर का अनुपात कितना हो जाता है 1:4 हो जाता है। इसका मतलब इस समय तोते कितने रह जाते हैं 1, तो कबूतर का अनुपात कितना हो जाता है 4 हो जाता है।
बस इसको सोल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। तो देखिए यहाँ कितना आएगा 28x आ जाता है और यहाँ कितना आ जाता है 32 बराबर 9x प्लस 6 आ जाता है। जब इसको इधर लाकर घटाएंगे तो अब बताइए कितना आएगा। यहाँ पर कितना हो जाता है, जब घटाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 19 आ जाता है। 19x बराबर 38 के। जब इससे इसको डिवाइड करते हैं तो कितना माना जाता है, देखिए यहाँ पर 2 आ जाता है। x का मान कितना आ चुका है, 2 आ चुका है। जब x का मान 2 आ चुका है तो अब बताइए तोतों की संख्या उस पेड़ पर कितनी होनी चाहिए, 14। और कबूतर की संख्या उस पर कितनी होनी चाहिए, 9 दूनी 18। आगे बताइए आपके क्या कहा है, तोते और गोरैयों का अनुपात ज्ञात करिएगा। तब बताइए तोते और गोरैयों का अनुपात क्या है, जो अब पेड़ पर है। तो अब पेड़ पर अब हैं, तो पेड़ पर से तोते कितने उड़ चुके थे, तो कितने उड़ चुके थे, 6 उड़ चुके थे। तो पहले कितने थे, 14। 14 में से 6 उड़ जाएंगे तो कितना बचेंगे, 8। और गोरैया कितनी थी, गोरैया तो 10 ही थी। 9 की संख्या बढ़ी ना घटी, तो 10 थी। तो इसका अनुपात बताइए कितना आएगा, 4:5 हो जाता है। और ये इसका आंसर हो जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाता है। भारी नहीं है, बस सवाल को पढ़ने के अनुसार करेंगे तो आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2018 में स्टील और लोहे के आयात की मात्रा का अनुपात 3:2 था और 2020 में यह अनुपात 1:3 था। तो अब एक बात बताइए, 2018 में स्टील और लोहे के आयात की मात्रा का अनुपात कितना था, 3:2 था। ये स्टील है और ये क्या है, लोहा है। लेकिन 20 में यह अनुपात कितना था, 1:1 था। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इसके बाद है, उसने कहा, क्या कहा है, 2018 और 2020 में स्टील के आयात की मात्रा का अनुपात कितना है, 4:3 है। इसका मतलब 2018 में आयात की मात्रा कितनी थी, 4 थी। तो 2020 में आयात की मात्रा कितनी थी, 3 थी। तो अब एक बात बताइए, मेरे अनुसार यहाँ पर स्टील की मात्रा कितनी है, 3 है, और वहां पर कितनी है, 4 है। और यहाँ पर जो स्टील की मात्रा है 2020 में कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपको इस अनुपात में स्टील को कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अब देखिए कैसे करेंगे आप, पहले तो देखिए स्टील के अनुपात को सेम कर लीजिएगा। तो यहाँ गुणा किससे करिएगा, 3 से गुणा करिएगा। जैसे 3 से गुणा करेंगे यहाँ 3 बन जाता है, यहाँ 3 बन जाता है। तो 3 3 तो दोनों जगह स्टील हो चुकी है। अब बताओ ऊपर वाले का अनुपात कितना रखना है, 4 रखना है। तो ऊपर वाले के अनुपात को किससे गुणा कर दीजिएगा, 4 से गुणा करिएगा। जैसे ही 4 से गुणा करेंगे तो यहाँ क्या हो जाता है, 12 हो जाता है, और यहाँ 8 हो जाता है। जब यहाँ 12 है, अब ये 12 है तो ये कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए। तो 9 और बना दीजिएगा। तो 9 बनाने के लिए इससे गुणा किससे कर दीजिए, 3 से। जैसे ही 9 बनाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 9 हो जाता है, यहाँ भी 9 हो जाता है। तो अब बताओ जो अनुपात आपका स्टील के आयात का चाहिए था वह अनुपात बना नहीं बना। तो यहाँ 12 है, यहाँ कितना है, 9 है। और ये 12 किसका है, 2008 का है, 18 का। और ये 9 जो है वो 2020 का है। यदि 12 और 9 के अनुपात को कन्वर्ट करें तो 4:3 होगा, नहीं होगा, वही अनुपात होगा जो आपको चाहिए था। तब एक बात बताओ, जब अनुपात उस रूप में कन्वर्ट हो चुका है जिस रूप में चाहिए था, तो बस अब लोहे की बात करते हैं। तो लोहा जो है सन 2018 में कितना आयात हुआ, 8 हुआ। और 2020 में कितना आयात हुआ, 9। तो इन दोनों का अनुपात ही तो पूछा आपसे। तो आप कह सकते हैं 8 अनुपात कितना हो जाएगा, 9। यह अनुपात किसका है, 2018 का। और यह अनुपात किसका है, 2020 का। और यही आपका आंसर हो जाता है, 8:9 हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है किसी भी के अंश में 8 जोड़ दिया जाता है और उसके हर में से 12, हर में कितना जोड़ दिया, 12 जोड़ जाता है, भिन्न कितनी प्राप्त हो जाती है, 1/2 प्राप्त हो जाती है। जब उस अंश और हर में से 2 घटा दिया जाता है तो भिन्न कितनी बन जाती है, 1/8 बन जाती है। तो मूल भिन्न ज्ञात करिए। तो इसे ऑप्शन से कर लेते हैं। तो मान लीजिएगा भिन्न आपकी कितनी है, 3/10 है। तो ये अंश है, ये हर है। तो इसमें कितना बढ़ाया जाए, तो आप कहते हैं इसमें 8 बढ़ाएं, और इसके अनुसार इसमें कितना बढ़ाएं, 12 बढ़ाएं। तो ऊपर कितना हो जाता है, 11, और नीचे हो जाता है 22। तो 11/22 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। क्या जोड़ने के बाद 1/2 भिन्न प्राप्त हुई, नहीं हुई, फिर आगे देख लेते हैं। तो हमने भिन्न कितनी मानी थी, 3/10 मानी थी। उसने कहा अंश में से भी 2 घटा दिया जाए और हर में से भी 2 घटा दिया जाए। तो जैसे घटाएंगे ऊपर 1 आएगा और नीचे 8 आ जाता है। क्या आपके पास घटाने के बाद 1/8 भिन्न आती नहीं आती है, तो यहाँ भी 1/8 है। तो आप कह सकते हैं आंसर क्या हो जाएगा,
3/10 इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, इसे करने में सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी। उसने कहा एक व्यक्ति के पास 10 रुपए, 5 रुपए और 2 मूल्य वर्ग के कुछ सिक्के हैं। तो अब एक बात बताओ, 10 रुपए हैं के सिक्के हैं, 5 रुपए के सिक्के हैं और 2 रुपए के सिक्के हैं, और इनका कुछ सिक्के हैं, मतलब हमें सिक्के नहीं दिया, कुछ सिक्के हैं। वो कहता है तो हम सिक्के मान लेते हैं, ये ए मान लो, ए सिक्के हैं, तो ये बी सिक्के हैं और ये सी सिक्के हैं। आगे उसने कहा 10 रुपए और 5 रुपए के सिक्कों की संख्या का गुणनफल, 5 रुपए और 2 रुपए के सिक्कों की संख्या गुणनफल और 2 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या गुणनफल का अनुपात कितना है? 3:4:2 दिया है। तो यह किसका अनुपात है? इन दोनों सिक्कों के गुणनफल। तो आप बताइए 10 रुपए के सिक्के कितने माने हमने? ए, और 5 वाले सिक्के बी माने, तो दोनों गुणनफल ये। इसी प्रकार से इन दोनों गुणनफल और इसी प्रकार से इन दोनों का गुणनफल कितना आ जाएगा? सी ए। इनका अनुपात दे रखा है 3:4:3 दिया है। तो बहुत बड़ा, देखिए बहुत आसान हो जाता है। तो इनकी हम तीनों की गुणा करते हैं या इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। तो जब तीनों का एलसीएम लेते हैं क्या आता है? 12 है। अब तीनों का एलसीएम लेते हैं, देखिएगा 3, 4 और 2 का एलसीएम कितना होता है? 12 होता है, नहीं होता है? एक बात बताओ, तीनों कौन ए सिक्के थे? 10 वाले, 5 वाले सिक्के बी और टी जो थे 2 वाले सिक्के थे। तो तीन का एलसीएम हमने लिया तो 12 हुए। तो यदि हम कहते हैं यहाँ पर कौन नहीं है, तो यहाँ पर सी नहीं है। यदि सी होता तो इसका मान तीनों के एलसीएम के बराबर होना चाहिए था। तो आप बताइए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि 2 का मान कितने के बराबर है? 3 के बराबर। तो यदि यहाँ पर क्या हो जाए? सी और हो जाए, तो सी का मान कितना होना चाहिए? तो आप बताओ, इससे इसको भाग करेंगे तो यहाँ क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। इसी प्रकार से यहाँ क्या नहीं है? ए नहीं है। ए और होता है तो तीनों एबीसी हो जाते, एबीसी का मान क्या होता है? 12 होता। और बीसी का मान कितना है? 3, 3 चौक 12, तो इसका मान क्या होना चाहिए? तो यहाँ कौन नहीं है? बी नहीं है। अब बी और होता है तो तीनों हो जाते एबीसी, और एबीसी का मान कितना होना चाहिए? 12 होना चाहिए था। तो 12 होने के लिए देखिएगा, इसे भाग कर दीजिए, क्या जाता है? 6। तो हम कह सकते हैं हमारे पास तीनों के रेशियो आ चुके हैं, ए, बी और सी के। तो ए का मान कितना है हमारे पास? 3 है, और बी का मान कितना है? 6 है, और सी का मान कितना है? 4। तो हमने सिक्कों को निकाल लिया है, 3, 6 और 4। तो आपसे पूछता है उस व्यक्ति के पास न्यूनतम कितनी धनराशि हो सकती है? तो अब बताइएगा, ए किसके सिक्के थे? 10 वाले सिक्के थे। जब ए जो है 10 वाले के सिक्के थे तो इसका मान कितना है? 3। तो 3 सिक्के होंगे 10-10 के, तो कितने रुपए होंगे? 30 रुपए होंगे। इसी प्रकार से बी जो है 6 है, तो 6 पंजे 30, तो 30 रुपए यहां से इकट्ठे हो जाते हैं। और यहां से सिक्के कितने हैं? 4, और 4 दूनी 8। तो टोटल धन कितना होना चाहिए? तो आप कह सकते हैं 68 रुपए होने चाहिए, और यही आपका आंसर हो जाता है। बड़ा अच्छा सवाल है एग्जाम के हिसाब से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसने कहा दो संख्या x और y इस प्रकार है कि x के 18%, इसका मतलब x का कितने परसेंट? 18%। y का कितने परसेंट? 8%। और x का कितने परसेंट? 22%। और सॉरी, x का कितना? 22%, और y का 36%। इन दोनों का योग का, इन दोनों के योग का, इन दोनों का देखिए, इसका x का 18%, y का 8%, x का 22% और y का 36% के योग का 1/3 है। ये वाला क्या है? 1/3 है इसका। तो बस आसान हो जा रहा है। तो हम यहां लिख ले 18% इसका x का प्लस 8% इसका y का बराबर होगा 22% y के, सॉरी x के, देखिए किस x के प्लस यहाँ क्या आ जाता है? 36% ऑफ क्या आता है? यहाँ पर y आता है। तो इसका कितनी निकाला? 1/3। तो 3 यहाँ पर देखिए भाग करता है, इधर क्या गुणा करेगा, तो इधर 3 गुणा कर दीजिएगा। तो आप जानते हैं 18 क्या होता है? 54 होता है। 54% x प्लस यहाँ क्या आ जाएगा? 24% ऑफ y बराबर यहाँ कितना आ जाता है? 22% ऑफ x प्लस यहाँ कितना आ जाता है? 36% ऑफ y। अब देखिए x से x घटाइए, y से y घटाइए, जब इधर घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा? 2 आ जाता है, और यह 3 आ जाता है। 32% ऑफ x आ जाता है। इसको हम उधर लेके जाते हैं तो कितना आएगा? 12% ऑफ y आ जाता है। अब बस इसको रेशियो में कन्वर्ट कर लीजिएगा। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाता है, 4 से काटिए,
4 अट्ठे 32 होता है और 4 तिया 12 होता है। तो x बटे बाई कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाता है। तो x और y का रेशियो कितना आएगा, 3:8 हो जाता है। यही इसका आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आरंभ में सोहम का खर्च और बचत का अनुपात कितना है, 5:3 है। तो बताइए खर्च 5:1 है, सॉरी, और यहाँ क्या है, बचत है, और दोनों का अनुपात कितना है ये देखिएगा, खर्च 5 है तो बचत कितनी है, 1 है। तो हम कह सकते हैं तो आय कितनी होनी चाहिए, आय दोनों का योग होता है, यह कितना हो जाएगा 6। अब उसने कहा उसके वेतन में 25% की वृद्धि कर दी जाती है। तो वेतन कितना है इसका, 6 है। तो हम देखिए इसके अनुसार ही हम मान लेते हैं 600, ऐसे कितना मान ले, 500, ऐसे कितना मान ले हम 100, क्योंकि अनुपात वही है जो पहले था। उसने कहा उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो जाती है। उसके वेतन में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 25%। तो जब 25% इसका वेतन बढ़ाया जाएगा तो आप जानते हैं 600 का 25% कितना होता है, 150। तो इसका मतलब इसका वेतन कितना हो जाएगा हमारे अनुसार, 750 हो जाता है। अब उसने कहा उसके बचत में 20% की वृद्धि हो जाती है। तो बचत में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाती है, 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 100 का 20% कितना होता है, 20 होता है। तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 120 हो जाता है। तो बताइए आय कितनी है इस समय, 750, और बचत कितनी है, तो आप कह सकते हैं 120। तो इनको घटाएंगे तो ये कितना आएगा, तो इसका मतलब खर्चा कितना होगा इस समय, 630 होना चाहिए। तो वो कहता है सोहम का वर्तमान खर्च कितना है, 4347 है। तो मेरे हिसाब से कितना है, 630 बराबर कितने के, 4347 है। अब 63 से भाग करिए, डायरेक्ट देगा इसको, जब 63 से भाग करेंगे तो देखिएगा, तो ये 4 3 4 7, बताओ कितनी बार जाए, 6 बार, 6 छंग 7, देखिए 6 बार चलेगा, 6 3 18 होता है, 6 छंग 36 और 36 और 1 37 हो जाता है। तो यहाँ कितना बचेगा 6, और यहाँ कितना बचेगा 5। अब यहाँ पर कितना आ जाता है, 7 आ जाता है। तो कितनी बार, 9 बार। तो हम कह सकते हैं जब हम इससे इसको डिवाइड करते हैं प्रॉपर तो कितनी बार जाता है, 6 9, मगर यहाँ 10 बचा है तो 10 की वैल्यू कितनी होगी, 69 होगी। तो आपसे पूछा है उसका प्रारंभिक वेतन कितना है, प्रारंभिक वेतन, तो प्रारंभिक वेतन कितना माना हमने, 600 माना है। तो इससे गुणा किससे कर दीजिएगा, केवल इधर से 60 से गुणा कर दीजिएगा और इधर भी किससे गुणा कर दीजिएगा, 60 से गुणा। तो यहाँ क्या आ जाता है, 600 आ जाता है। 0 और 9 छंग 54 होता है तो 5 आएगा, और 6 छंग 36, 36 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाता है, 41 हो जाता है। तो इसका वेतन कितना होना चाहिए, 4100 कितना होना चाहिए, 40 होना चाहिए। यही इसका सही आंसर हो जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान पूर्वक करिएगा, बड़ा आसान सवाल है मगर देखने में भारी लगेगा। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या और अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या से अनुपात कितना है, 25:4 है। इसका मतलब पास होने वाले कितने हैं, उत्तीर्ण होने वाले कितने छात्र रेशियो में दिए हैं, 25 के रेशियो में, और अनुत्तीर्ण होने वाले कितने दिए हैं, फेल होने वाले कितने दिए हैं, 4 के रेशियो में। तो हम ये कह सकते हैं तो परीक्षा में बैठने वाले छात्र कितने होंगे, तो बैठने वाले छात्र इसके अनुसार, तो बैठने वाले छात्र कितने होने चाहिए, 29 होने चाहिए, क्योंकि 29 में से 25 क्या होते हैं, पास होते हैं, और 4 क्या हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। अब यदि इसको आप फिक्स करना चाहते हो तो यहाँ 25x लिख लीजिएगा और इसको 4x, और इसको कितना लिख लीजिएगा, 29x लिख लीजिएगा। आगे कहता है यदि एक और छात्र उपस्थित होता और वह उत्तीर्ण होता तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या पहले की तुलना में कितनी कम होती, 3 कम होती। तो दोनों का अनुपात कितना होता, 22:3 हो जाता। तब बताइए उसने कहा एक छात्र ज्यादा परीक्षा देता तो इसका मतलब यहाँ कितने हो जाते हैं, 29x + 1 हो जाता। और जितने पहले क्या हो रहे थे, फेल हो रहे थे, उसमें कितने की कमी हो जाती, 3 कम होते, तो 4x - 3। तो बताइए ये फेल होने वाले संख्या है, ये परीक्षा देने वाली संख्या है। तो इसको में से घटाएंगे तो आप कह सकते हैं पास वाली संख्या आएगी, नहीं आएगी। तो बस एक लाइन में घट करिएगा, 19x + 1 में से घटा दीजिएगा 4x और प्लस के 3। जब घटाएं तो यहाँ से कितना आ जाता है, 25x आ जाता है, और यहाँ कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। इसका मतलब इस समय
पास होने वालों की संख्या कितनी है? 25x प्लस 4 है, क्योंकि बैठने वाले छात्र और पास होने फेल होने वाले छात्र घटाएं तो पास होने वाले छात्र जाएंगे, और इन दोनों का अनुपात कितना दिया है? 22:3 दिया है। तो इन दोनों का अनुपात दे रखा है 25x प्लस 4, और यहां दे रखा है 4x माइनस 3 बराबर कितना है? 25 बटे कितना हो जाता है? सॉरी 22 बटे यहां कितना आ जाता है? 3 आ जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो आप जानते हैं 25 थी 75x और प्लस 12 हो जाता है। यहां पर कितना हो जाएगा? 88x माइनस के कितना हो जाता है? 66 हो जाता है। अब जब इसको हम घटाते हैं, ध्यान रखिएगा यहां पर, तो इसको हम इधर लाएंगे तो 13 हो जाएगा। कितना हो जाता है यहां पर? 13x हो जाता है। और जब हम इसको इधर लेकर जाते हैं तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 13 यहाँ पर, यहाँ कितना था? 12 था, और यहाँ कितना था? 66। तो 66 और 12 जब जोड़ेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा आपके अनुसार? तो यहाँ 8 और यहाँ कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। तो आप कह सकते हैं 78 होता है। तो आप बताइए x का मान कितना होगा? 13 6 78 होता है, तो 6 आएगा। x की वैल्यू कितनी आई है? 6। ये बिना x के भी किया जा सकता है, मगर उसको समझाने के लिए आपको बताएंगे। देखिए हम x बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। जब x का मान 6 आ चुका है तो आपसे पूछा है, तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है यहां पर देखिएगा, तो प्रारंभ में परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों की संख्या और परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या के बीच का अंतर ज्ञात करिएगा। तो x का मान कितना है? 6। तो देखिए पास होने वाले कितने थे? 25x थे, और फेल वाले कितने थे? 4। दोनों का अंतर पूछा है, तो अंतर कितना आएगा? 21 आएगा। 21x और x का मान कितना है? तो आप कहेंगे 6 है, तो आप कह सकते हैं 6 6 करना 6 6 दूनी 12, तो इसका मतलब आंसर कितना आना चाहिए? 126 आंसर आना चाहिए। बड़ा अच्छा सवाल है, इस तरह के सवाल बहुत बार मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात 4:3 था। किसका? ए और बी की आय का अनुपात कितना था? इसका 4 था, तो इसका कितना है? 3 है। आगे कहता है पिछले वर्ष और वर्तमान वर्ष में व्यक्तिगत आय का अनुपात, व्यक्तिगत का मतलब ए की आय पिछले साल की और इस साल की वर्तमान की, तो इस व्यक्तिगत का मतलब इस व्यक्ति की बात कर रहा है, तो इन दोनों का अनुपात कितना था? ये क्या है? पिछले साल की आय और वर्तमान आय का अनुपात है। किसका? ए का ही केवल, मगर इसकी व्यक्तिगत आय का अनुपात कितना है? 5:6 है। तो अब एक बात बताओ, मेरे अनुसार ये देखिएगा यहाँ कितना था? 4:3 था। पिछले साल की कितनी थी? इसकी वर्तमान कितनी थी? 4। और यहाँ देखिएगा यहाँ कितनी है? 3। सॉरी किसका है? पिछले वर्ष ए और बी की आय का अनुपात दे रखा था। पिछले साल ए की आय का अनुपात कितना है? 4 है, और बी की आय का अनुपात पिछले साल 3 है, मगर इसके अनुसार यहाँ कितना है? 3 है। तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? क्योंकि इन दोनों का मान तो बराबर होना चाहिए और इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो बराबर कैसे करेंगे? देखिए यहाँ कितना है? 3 है, तो पहले इसे 3 से गुणा करिए। 3 से गुणा करेंगे तो इसे किससे गुणा कर लीजिएगा? 5 से गुणा करिएगा, क्योंकि 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो यहाँ कितना हो जाता है? 15 हो जाता है, और यहाँ कितना हो जाता है? 18 हो जाता है, और यहाँ कितना आएगा? 15 हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाता है? 20 हो जाता है। इसका मतलब ये 20 और 15 रेशियो बढ़ गया है, रेशियो सेम ही है, तो यहाँ 15 और 18 हो चुका है। लेकिन आपको इसका तो मान समान नजर आया, यहाँ 15 है तो यहाँ भी 15 बन चुका है, लेकिन इनका भी तो समान होना चाहिए। तो बताओ यहाँ कितना है? 3 है, और यहाँ कितना है? तो आप कह सकते हैं 20 है, तो इसे किससे गुणा कर दें आप? इसको बराबर करने के लिए 3 से, मगर इसे गुणा किससे करनी पड़ेगी? 20 से। तो अब बताइए जैसे ही 20 से गुणा करी तो यहाँ क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और यहाँ 80 आ जाएगा। तो अब एक बात बताइए, 60 और 80 हुआ है, तो ये वाली वैल्यू कितनी हुई है? 60 और 45 हुई है। यदि यहाँ 45 हुआ है तो इसका मान भी तो 45 होना चाहिए, तो इसे किससे गुणा और कर लीजिएगा? 3 से। तो 15 तिया 45, और यहाँ कितना हो जाता है? 18 तिया 54 हो जाता है। तो अब एक बात बताओ, अब देख पाएंगे आप, पिछले साल ए का कितना है? यहाँ पर 60 है, तो यहाँ भी कितना है? 60 है, और बी का पिछले साल 45 है, तो यहाँ भी कितना है? 45 है। तो आप बताइए पिछले साल की आय का अनुपात हमारे सवाल के अनुसार बराबर हो चुका है। जब पिछले साल का अनुपात बराबर हो चुका है तो अब सवाल के अनुसार करिएगा, यदि वर्तमान में उनकी कुल आय कितनी है,
तो हम कह सकते हैं 24.12 है, लाख में दे रखी है। तो वर्तमान इसकी कितनी है 80, इसकी कितनी है 54, तो 80 और 54 कितना होता है 4 और 8 5 13, मगर सवाल में कितनी दे रखी है 24.12 लाख, दिए नहीं दिए है। तो अब एक बात बताओ, इसका पॉइंट हटाएंगे, नीचे क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। तो अब देखिए 134 से हम भाग करते हैं किसको 2412 को भाग करते हैं, तो कितनी बार जाएगा आप बताइए, एक बार जाएगा। तो यहाँ 34 आएगा, यहाँ कितना आएगा 7 आएगा, और यहाँ पर कितना वैल्यू आ जाती है 0, और यहाँ 1 आ जाता है, यहाँ कितना होगा 2 होगा। अब बताओ कितनी बार जाएगा 8 बार। तो हम ये कह सकते हैं इससे जब इसको डिवाइड करेंगे, एक का मान कितना होगा 18/100, 18/100 को हम क्या लिख सकते हैं, एक का मान 1.8 हो जाता है, सॉरी 0.18 हो जाता है। तो एक का मान कितना आ चुका है 0.18 लाख है, लाख में है ना ये। तो अब आपसे क्या पूछा है, तो पिछले वर्ष एक ही आय, तो पिछले वर्ष एक ही आय कितनी थी 60 थी, और वर्तमान वर्ष में बी की आय का योग बताइए। तो वर्तमान वर्ष में बी की आय, तो बी की आय कितनी यहां पर देखिएगा, तो पिछले साल ए की 60 प्लस वर्तमान कितनी है 54 है, तो दोनों का योग पूछा है। तो आप बताइए यहां पर क्या आएगा, तो यहाँ 4 आएगा, और यहाँ कितना है 11 आएगा। तो 114 की वैल्यू निकालनी है और गुणा 18, और जब आप इसे सोल्व करेंगे तो आपका जो आएगा 20.52 आएगा, यही इसका आंसर हो जाता है। ये आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, ठीक है।